अब हम इस लेक्चर के मुख्य टॉपिक पे आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर ये करंट अकाउंट और वहां गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड, जहां पर की ट्रेड डेफिसिट है, अपना एक्सपोर्ट बढ़िया नहीं है। कारण हमने देख लिए, दवाई क्या हो सकती है वो देख ली। वो दवाई लागू करने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 बनाई गई। 5 पिलर पे उसकी एक एक हमने बात करनी। 5 पिलर जो है, फर्स्ट टारगेट क्या होंगे, राइट, एग्जैक्टली कि इतना हमने ट्रेड वगैरह बढ़ाना है, ये वो बात है। एमसीक्यू के लिए टारगेट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, वो टारगेट लागू कराने के लिए अलग देशों के साथ, अलग अलग रीजन के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट करवाने पड़ेंगे। तो फिर वो ट्रांस पैसिफिक, ट्रांस अटलांटिक, वो सारे एंगल बनेंगे। थर्ड, और भी कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कि आप चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कैसे कम करोगे, रशिया के साथ ट्रेड कैसे बढ़ाओगे, थर्ड वर्ल्ड में कैसे पेनिट्रेट करोगे। तो रीजन वाइज भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट वाइज भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। इंजीनियरिंग गुड्स को हम ऐसे एक्सपोर्ट करेंगे, आईटी में ये करेंगे ताकि इतना एक्सपोर्ट बढ़ सके, मेडिकल फार्मास्यूटिकल में ये आवश्यकता है, तो स्ट्रेटेजी करेंगे। वो स्ट्रेटेजी लागू करवाने के लिए वापस फिर राजीव गांधी, दीनदयाल के नाम पे कोई स्कीम शुरू करेंगे। एंड लास्टली, मैंने जो ये बताया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई, तो वो कम कराने के लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे ये पूरा ई गवर्नेंस कर दिया है, यहाँ पर इंस्पेक्टर राज नहीं होगा, वो सारे क्या रिफॉर्म लाओगे। 5 पिलर पे थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, टारगेट, बाकी ये सारे क्या मुख्य परीक्षा इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले बेसिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015, तो ये बनाई गई, किसको कैसे शक्ति मिल गई। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऐसा 1992 में कानून बनाया गया है। उसके अंतर्गत डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT, उसे ये पॉलिसी उसने लागू करवाई है, उसके पास सारे पावर आएंगे। और ये भी याद रखना है कि DGFT का साहब कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नो, इट इज कॉमर्स मिनिस्ट्री। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मतलब उसका काम कौन देखेगा, DGFT देखेगा। सेकंड क्वेश्चन, टाइम फ्रेम क्या, 2015 से लेके 20, तो 20 मतलब कौन सा 20, 31 मार्च 2020 तक ऐसा पॉलिसी में बोला गया, तो ये अपने टाइमलाइन हुई। आगे बराबर है, आपने एक्सपोर्ट प्रमोट करना है तो कोई टारगेट भी होना चाहिए। टारगेट ये बताया गया, 2013 के अंदर हम लोग 465 बिलियन US$ का एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसको बढ़ा के 2020 की 31 मार्च के बढ़ा के कर देना है 900 बिलियन US$। सेम वे विश्व के अंदर एक्सपोर्ट में अपना अब तक का शेयर है अराउंड 2%, उसको बढ़ा के कर देना है 3.5%। ये पुराने आंकड़े अब तक की क्या वो नहीं, आपने वोट करने के लिए एमसीक्यू में भी और मुख्य परीक्षा में भी आंकड़े ये नए वाले याद रखने कि 2020 तक एक्सपोर्ट बढ़ा के करना है 900 बिलियन और परसेंटेज वाइज कितना करना है 3.5%। ये दोनों रट के जाना है, 900 और 3.5। ठीक, तो मतलब एक्सपोर्ट बढ़ाना है, यस, हाउ, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बना के। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी व्हेन, उसका जवाब हमने देखा 2015 से 20, हु, तो DGFT, और टारगेट देख लिया 900 और 3.5 तक। अब सेकंड पिलर पे आते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स हमें दूसरे देशों के साथ बनाने चाहिए, दूसरे रीजन के साथ बनाने चाहिए। अब सवाल, पुराने लेक्चर में मैंने बात करी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में। WTO का पर्पस क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कम कराना है। तो सवाल कि भाई WTO पहले से काम कर रहा है, तो फिर आपने अलग अलग जाके एक एक जगह क्यों तार जोड़ने हैं। रीजन, WTO के अंदर एक अग्रीमेंट है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी अग्रीमेंट है, SPS। उसी प्रकार टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, TBT। ये दो अग्रीमेंट का फायदा लेके अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अपने सामान को आने से रोक लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन ने भारत के मैंगोज और अदर वेजिटेबल्स उनको आने से मना कर दिया, ये बोल के कि पुराने शिपमेंट में हमको फ्रूट फ्लाई कंटामिनेशन हुआ था और वो यहाँ पे आएगा तो इट विल नेगेटिवली अफेक्ट हमारे प्लांट्स एंड ह्यूमन हेल्थ। तो मतलब ऐसा कोई ना कोई जुगाड़ लाके वो लोग हमारे माल को जाने नहीं देते, फर्स्ट थिंग। सेकंड, WTO चाहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज अपनी सब्सिडीज कम करवाए, पर्टिकुलरली फूड सब्सिडीज। वो भी हमको उससे समस्या है, क्या समस्या है हमने देख लिया। फिर पीस क्लॉज लेके आए, फिर मोदी ने बोला कि हाँ ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट साइन करें वगैरह। पुराने लेक्चर वीडियो में आप देख लीजिए वो एंगल। थर्ड, WTO में अब जो काम हो रहा है उससे कुछ बढ़िया करने की आवश्यकता है, वो लोग भी मानते हैं। तो एक चल रहा है दोहा राउंड, दोहा मतलब कतर के अंदर वो सिटी है, तो दोहा राउंड के नाम पे मैं ख्याल पिछले 10 सालों से उसके फॉलो अप में यहाँ वहां मीटिंग करते हैं, बट नो हार्डकोर रिजल्ट इज अचीव। तो ओवरऑल WTO फेल कर गया है, ऐसा तो नहीं, बट वो जितना अच्छा काम करना चाहिए उस कारण हो नहीं पा रहा है। देयरफॉर
भारत और दूसरे सभी देश ये कर रहे हैं, WTO से हटके खुद अपने बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स ये कुछ बना रहे हैं और अपना कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो मतलब मुख्य परीक्षा में कुछ पूछा जाए कि WTO की क्या समस्याएं हैं या फिर कि इस प्रकार के एग्रीमेंट क्यों बनाए जा रहे हैं, तो आप ये पॉइंट्स कोट कर सकते हो, राइट। तो ठीक है, मतलब WTO में मजा नहीं तो अलग से हम हर जगह तार जोड़ेंगे। इस प्रकार के जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड इंटीग्रेशन होता है 5 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज इज ऑफ एवोल्यूशन। फर्स्ट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब भारत किसी एक देश के साथ ओके हमने ये कर दिया, तो हम आपके यहाँ से मेरे यहाँ जो माल आ रहा है और मेरे यहाँ से आपके यहाँ जो भी माल आ रहा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी हम 0 नहीं करेंगे लेकिन कम रखेंगे। सेम वे जो भी इंपोर्ट के वक्त इंस्पेक्शन करना है वो जल्दी करवाएंगे। उस प्रकार से ये मतलब फर्स्ट स्टेज होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। मेरे ख्याल से इंडिया ईयरबुक में ये लिखा है कि 5 देशों के साथ ये किया गया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 डॉक्यूमेंट में उसने आंकड़ा अपडेट करके बोला है 7 देशों के साथ हमने ये PTA कर लिया है। तो मतलब प्रिलिमिनरी ये किसी देश या रीजन के साथ हम करते हैं, वहां पर हमको मजा आए तो फिर है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज विल बी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि जो पहले मतलब इंपोर्ट ड्यूटी कम कराएंगे वो फिर हम सीधा कर देंगे कि अब 0% इंपोर्ट ड्यूटी, आपके यहाँ से मेरे यहाँ जो माल आ रहा है या मेरा आपके यहाँ जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उससे फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये में क्या फर्क है अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। खैर अभी तक तो ये कि PTA पहले वहां पर मजा आए तो आगे FTA करोगे, वहां से भी मजा आए तो थोड़ा थोड़ा आगे सेसा एंड सेपा, कुल मिला के ये हो गए हैं 11। यहां पर भी आपको मजा आएगा एक एक देश के साथ, तो फिर कुछ और देश को ले लो आप साथ में, मल्टीलेटरल अग्रीमेंट, रीजनल अग्रीमेंट बनाओ। फॉर एग्जांपल ये ट्रांस पैसिफिक या RCEP जिसकी हम आगे स्लाइड में बात करेंगे, उसमें भी मजा आ गया। तो फिर कॉमन मार्केट कस्टम यूनियन, फॉर एग्जांपल ये लैटिन अमेरिका में है मर्कोसुर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन मार्केट, और वहां पर भी मजा आ गया। तो एंड रिजल्ट विल बी इकोनॉमिक यूनियन, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, मतलब सभी पार्टिसिपेंट देश उनकी एक करेंसी रहेगी, उनका एक सेंट्रल बैंक होगा, फिर वो पार्लियामेंट अपनी बनाएंगे, आपस में लोगों के आने जाने के लिए वीजा में ये सारी सुविधा रहेगी, राइट। सो सबसे पहले PTA होता है, फिर FTA, मल्टीलेटरल, कॉमन मार्केट एंड लास्ट स्टेज इज इकोनॉमिक यूनियन। भारत कहां तक पहुंचा है? हम यहां पर चल रहे हैं FTA एंड मल्टीलेटरल के आसपास। यूरोप तो यहां तक पहुंच गया और उस कारण उनकी इकोनॉमी और आगे बढ़ गई। एनीवेज एक छोटा टॉपिक MCQ के लिए कि ये सेसा सेपा BTA ये चीज और FTA में क्या फर्क है। सेसा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सेपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और BTA मतलब ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। FTA तो आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो मतलब ये वाला पिलर और इसमें क्या अंतर है, इसका जवाब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 ने दे दिया कि ये तीनों चीज है वो एक तो गुड्स को कवर करती है, यस, सर्विस ट्रेड को कवर करती है, यस, इन्वेस्टमेंट, यस, प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यस, और जनता का आवागमन, वीजा रिलेटेड रिलैक्सेशन किया गया। तो मतलब ये सारे एंगल्स को वो कवर करते, तो आप स्वाभाविक रूप से FTA से ज्यादा यहाँ पर ट्रेड प्रमोट होगा, FTA से ज्यादा नौकरी यहाँ पर निकल सकती है, इस कारण जो भी ट्रेड बढ़ा और लोगों को आने जाने में सुविधा हुई। तो मतलब सेसा सेपा BTA ये उसके अंदर ये सारी चीजें कवर होती है, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, IPR, जनता की आवन जावन, ये सब कुछ। उसके सामने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इट इज ट्रेडिशनली कन्फाइंड टू ओनली गुड्स, ज्यादा करके सर्विसेज, ये केवल गुड्स एंड सर्विसेज तक ही लिमिटेड रहता है। इन्वेस्टमेंट, IPR, मूवमेंट ऑफ ट्रेड, मूवमेंट ऑफ पीपल वो कवर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर हमने देख लिया। आगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये बोलती है भारत के एक्सपोर्टर्स को मालूम ही नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेसा सेपा किसके साथ किया है, और वहां पर टैक्स बेनिफिट लेना हो तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने पड़ेंगे, और ये SPS के नाम पे यूरोपियन यूनियन वाले आपका माल ब्लॉक ना कर दे उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। दिस ऑल थिंग्स उनको मालूम नहीं है। मदद करने के लिए ये DGFT अलग से एक साइट के ऊपर पूरे FAQ और गाइडलाइंस रिलीज करेगा, ठीक। तो मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, वहां पर ये गुड्स एंड सर्विसेज उसको प्रमोट करना है, बूस्ट करना है उसका एक्सपोर्ट, उसके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टारगेट हमने देख लिया, क्या 900 बिलियन और 3.5%। ट्रेड एग्रीमेंट में प्रीलिमिनरी हमने देख लिया 5 स्टेज होते हैं, क्या फंडा रहता है। अब हम आते हैं मल्टीलेटरल अग्रीमेंट, या RCEP, TPP, ये सारी बातें। ये मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए है, मुख्य परीक्षा और उसका जनरल स्टडीज पेपर 2
वहां पर लिखा गया बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। आप शब्द पे गौर करो, अग्रीमेंट्स, राइट, तो अग्रीमेंट्स के रूप में महत्वपूर्ण है। सेकंड, भारत वहां पे हो या तो फिर कि भारत के अपने ट्रेड इंटरेस्ट को या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल ट्रांस एटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ऐसा एक एग्रीमेंट बन रहा है, ये होगा अमेरिका और यूरोप के बीच। भारत इसको ज्वाइन नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द यूएसए और ईयू का वो हिस्सा नहीं है, तो मतलब भारत इज नॉट इन्वॉल्व बट इट विल अफेक्ट इंडियन इंटरेस्ट, बराबर, तो वो करना पड़ेगा मुख्य परीक्षा के लिए, यस, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये अमेरिका अपनी तरफ से चला है कुछ देशों को साथ में जोड़ के, भारत चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकता है, उसको करने में क्या फायदे नुकसान वील सी। तो मतलब ये पहले दो, एक तो ट्रांस एटलांटिक और ट्रांस पैसिफिक, ये दो एग्रीमेंट आप जोड़ दो तो कुल मिला के वर्ल्ड ट्रेड का 1/2 या 50% तो ये लोग ही कैप्चर कर लेंगे जब ये दोनों लागू हो जाएंगे। तब स्वाभाविक है चीन को मजा नहीं आएगा क्योंकि अमेरिका दोनों जगह पे एक्टिव है, तो चीन अपनी तरफ से और चला रहा है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट RCEP। ये जब लागू हो जाएगा तो 33% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड विल बी कैप्चर्ड, और क्योंकि ये चीन भारत सबको जोड़ दो तो विश्व की आधी जनता भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो 50% ये ले गए प्लस 33% ये ले गए, तो मतलब 83, और बाकी जो भी बचे मेरे ख्याल से 17, वो कौन, वो सोमालिया, नाइजीरिया, वो सारे। तो ये दो मतलब ये 3 अग्रीमेंट दे विल ग्रेटली अफेक्ट इंडियन फॉरेन ट्रेड इंटरेस्ट, बराबर, तो वो तैयार करने पड़ेंगे। पर्टिकुलरली ये नंबर 1 और नंबर 2 हो गया, तो वहां पर अभी भारत उसका सदस्य नहीं है, तो ऑब्वियसली भारत को उससे नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा वो अब बातें करते हैं। फर्स्ट थिंग, ट्रांस एटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, किसके बीच, यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच। फंडा क्या है, आपस में जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी सामने वाला, तो स्वाभाविक है कि भारत को नुकसान होगा। कैसे, वो अमेरिका से लैपटॉप मान के बन के गया यूरोपियन यूनियन में, उस पर 0% ड्यूटी, भारत से लैपटॉप बन के गया उस पर मान लो 12%, प्राइस वाइज वी कैन नॉट कम्पीट, फर्स्ट थिंग। तो ये एक प्रकार का हो गया टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर कैसे कि एक उन पे ड्यूटी नहीं अपने पे ड्यूटी लगा दी। सेकंड, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी नॉर्म्स। फॉर एग्जांपल हमने ऑरेंज कल्टीवेट किए, स्वाभाविक है कोई ना कोई पेस्टिसाइड भी यूज किया होगा, और फाइनल उसको धो के भी आप रखो तो अंदर कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, थोड़ा पेस्टिसाइड रेसिड्यू। अब आप समझो नागपुर से ऑरेंज भेजे, दे आर फेमस, अमेरिका से ऑरेंज भेजे, वहां पे फ्लोरिडा के ऑरेंज फेमस हैं, लेकिन ये यूएस और ईयू आपस में एग्रीमेंट कर ले कि भाई पेस्टिसाइड रेसिड्यू ऑरेंज के अंदर 0.0001% होना चाहिए, बराबर। उनके फ्लोरिडा वाले पास हो जाएंगे क्योंकि वो तो बढ़िया तरीके से खेती कर रहे हैं, नागपुर वाले हम पास नहीं करवा पाएंगे, तो अगेन अपना ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस चला गया, एंट्री ब्लॉक हो गई। यहाँ पर आप देखो वो सीधे रूप पे नागपुर ऑरेंज पे वो बड़ा टैक्स नहीं लगाएगा, बट सिंपली बाय फॉर्मिंग सम टाइप ऑफ क्वालिटी रूल्स, राइट, वो हमें ब्लॉक करेगा। मतलब ये एक प्रकार से हो गया नॉन टैरिफ बैरियर। उसी प्रकार हम अगर कोई खिलौने बेच रहे हैं, कोई प्लास्टिक की चीज है, तो वो बोले कि इसके अंदर लेड, आर्सेनिक, सल्फर, वो जो भी ये केमिकल इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अमेरिका वाले उसको फॉलो कर रहे हैं, भारत वाले स्वाभाविक अपनी इंडस्ट्री कैसे चलती है, अगेन वी कैन नॉट कम्पीट। तो मतलब ये टैरिफ बैरियर 0% अमेरिका के लिए एंड नॉन टैरिफ बैरियर इस प्रकार के ये क्वालिटी नॉर्म्स, उसके चलते भारत ये एक्सपोर्ट्स को जम नहीं पाएगा। तो फर्स्ट, ट्रांस एटलांटिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, वो भारत को नुकसान करेगा, यस, इट विल अफेक्ट लाइक दिस। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP। यहाँ पे कुल मिला के 12 जने हैं। 12 जने कौन कौन, एक अमेरिका, एक कनाडा और बाकी 10 ऐसे देश जो ये पैसिफिक रीजन में है, जिसमें फिर मैक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनई, मलेशिया, जापान, वियतनाम, ये लोग। तो कुल मिला के 12 जने हैं, अमेरिका, कनाडा प्लस 10 अदर्स। ये लोग ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और इसका प्रयोजन क्या है, नरेंद्र मोदी जो चला रहे हैं मेक इन इंडिया, तो उनका प्रयोजन क्या है, बाहर की कंपनियां यहाँ पे आए और कुछ बनाए और फिर चलते हैं। उसी प्रकार ये TPP या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का फंडा ये है कि मेड इन यूएसए प्रोडक्ट, उसका एक्सपोर्ट बढ़े, मतलब ओरिजिनली इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूएस गवर्नमेंट। अमेरिकी गुड सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो ये चला है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यहाँ पर भी कैसे नुकसान कर सकता है, ट्रेड बैरियर वो 0 कर देंगे आपस में कि
पेरू, मैक्सिको, वहां से जो भी माल जा रहा है तो अमेरिका उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी। अब आप समझो पेरू से ऐसे भी कोई माल जाने वाला तो है नहीं अमेरिका में, राइट? लेकिन उसके सामने फिर भारत को ये बोला जाए कि आप क्योंकि इसका हिस्सा नहीं हो तो आपके लैपटॉप पे हम 10% 12% ड्यूटी, तो नुकसान कर सकता है हमको। टैरिफ बैरियर एक बन गया। नॉन टैरिफ बैरियर आपस में वो मिनिमम रखेंगे कि पेरू या मैक्सिको से जो ऑरेंज गए उसका रेसिड्यू लिमिट इतना, भारत या दो जो भी हमारा हिस्सा नहीं उस पर ज्यादा, तो अगेन नॉन टैरिफ पे हमको नुकसान कर जाएगा, हम एंट्री कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, अमेरिका ये अपने कुल मिला के 12 है, उसमें अमेरिका साहब बना तो नीचे बने 11 लोग। उन सबके एनवायरमेंट लॉज, लेबर लॉज, आईपीआर, ये पेस्टिसाइड और दूसरे केमिकल रेसिड्यू, वो सब कम करवाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए अमेरिकन सरकार उनको ढेर सारा पैसा दे देगी ताकि वो सब इसके तालमेल में चले, भारत चाइना वो सारे कुछ एंटर कर ना पाए। स्वाभाविक है अमेरिका ऐसा क्यों कराएगा, ताकि ये लोग तो ऐसे अमेरिका में कुछ बेच नहीं सकते, बट अमेरिकन गुड्स एंड सर्विसेज दे कैन बी एक्सपोर्ट टू दोस कंट्रीज, दोस 11 कंट्रीज। ठीक है, तो मतलब टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो वाला देख लिया। अब क्लैश ऑफ द टाइटन्स, अमेरिका ने ये चला है तो स्वाभाविक है जी जिनपिंग को मजा नहीं आएगा। आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, यहां पर कितने लोग हैं? चाइना, यूएस, आसियान, जापान, ये सारे। आगे की साइड में एग्जैक्टली कितने हैं? खैर, ये मैप से मैं ये आपको दिखा रहा हूं। ये लाल कलर वाले ऐसे हैं जो अमेरिका लेड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में जाएंगे। ब्लू कलर वाले ऐसे हैं चाइना, इंडिया, म्यांमार वगैरह, जो कि चाइना लेड आरसीईपी के अंदर जाएंगे। और ये पर्पल कलर वाले लोग ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया वगैरह, इनको दोनों घोड़े पे सवारी करनी है, वो आरसीईपी में भी जाएंगे और अमेरिका लेड टीपीपी में भी जाएंगे। तो अब सवाल कि भारत को क्या हो सकता है और क्या भारत ने भी 2 घोड़ों पे सवारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कुल मिला के 7 ऐसे देश हैं जो कि दोनों घोड़ों पे सवारी करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो टीपीपी, आरसीईपी दोनों में जाने वाले हैं। भारत को ये कैसे परेशान कर सकता है? आप समझो, यूरोपियन यूनियन के अंदर वो क्वांटिटेटिव एजिंग के चलते अपना भारतीय रूपी यूरो के सामने मजबूत हो जाएगा, तो वहां तो वैसे भी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट थिंग, ये यूरोपियन यूनियन और यूएस वाले आपस में वो ट्रांस अटलांटिक वाला कर दे तो भी अपने एक्सपोर्ट को वो बिगाड़ लेगा। अब अमेरिका अलग से अपना जो चला है टीपीपी, उसमें ये 7 देश वाले भी चले जाए, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम वगैरह, तो उनको भी इसने कैप्चर कर लिया, तो स्वाभाविक भारत वहां पे एंट्री लेने में मुश्किल आ सकती है। टीपीपी, मतलब पैसिफिक अटलांटिक दोनों के कारण हमें परेशान कर सकते हैं ये लोग। अब हम लोग तो केवल अभी तक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये चाइना लेड, उसमें ही हमने जाने का सोचा है। वाई? क्योंकि वहां पर ऐसे स्ट्रिंजर नॉर्म रहेंगे नहीं कि आपके ऑरेंज के अंदर इतना ही पेस्टिसाइड होना चाहिए, या आपके लेबर के अंदर ये वाली चीज होनी चाहिए, या आपने इस प्रकार से आईपीआर को प्रोटेक्ट करना है। वाई? क्योंकि चीन तो खुद ही नुकसान, मतलब ही इज द ग्रॉस वायलेटर, तो वो किसी और से वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजर नॉर्म करवाएगा नहीं, जैसा कि ये अमेरिका करवाएगा। तो सवाल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए, भारत ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, टीपीपी का टाइमिंग और टर्म्स अभी तक क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली इस साल से करेंगे और ये हर एक देश ने सुधार करने पड़ेंगे, तो टाइमिंग एंड टर्म्स आर नॉट क्लियर। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि अगर भारत इसको ज्वाइन करना चाहे देन डेफिनेटली हमने अपने एनवायरमेंट लॉज के अंदर रिफॉर्म करना पड़ेगा, लेबर लॉज में रिफॉर्म, आईपीआर में ये सारे प्रावधान करने पड़ेंगे। आप समझो एनवायरमेंट में कैसे कि आप ये वाले, इससे ज्यादा आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया होगा तो इससे हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वन थिंग। लेबर में कैसे, मान लो अभी के लिए ऐसा हो कि 14 साल से बड़ी उम्र का कोई भी लड़का फैक्ट्री में काम कर सकता है, और मान लो अमेरिका ऐसा डिक्टेट करे नहीं, 18 साल से उम्र के ऊपर वाले नहीं प्रोड्यूस किया है, देन ओनली इट कैन बी एक्सपोर्टेड, तो अगेन हमको नुकसान कर सकता है। देन वी हैव टू रिफॉर्म आवर लेबर लॉज। आईपीआर की बात कैसे, अगर कोई दवाई को अमेरिका या मतलब यूरोपियन यूनियन में पेटेंट मिल गया है और वही चीज वो भारत में फिर बेचना चाहता है और बहुत ऊंची कीमत पे, तो अभी तो ये हो रहा है कि अपना पेटेंट बोर्ड वो भारत की किसी कंपनी को लाइसेंस दे देता है कि आप उसका जेनेरिक वर्जन प्रोड्यूस करो, सस्ते में जनता को मिल सके। बट अगेन अमेरिका कैन डिक्टेट कि नहीं भाई वहां पे है तो यहाँ पे आप उसका जेनेरिक प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, राइट। सो अगर हमने टीपीपी ज्वाइन करना है तो इन सभी फ्रंट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसा सर्वे बोलता है। सेकंड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो सीधा ही बोलती है कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। इंडिया कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट बिकॉज ऑफ आवर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स। कैसे, अगेन मान लो अमेरिका और भारत
भारत इस गैंग में जुड़ गया। अमेरिका से जो भी एग्रीकल्चर उसका कॉर्न व्हीट भारत में आएगा 0% ड्यूटी, राइट। और यहाँ पर हमको फिर आप ये फर्ज करो कि सब्सिडी भी भारत के किसानों को आप कम दो। ऑब्वियसली भारत का गेहूं और मक्का उनके साथ कंपीट नहीं कर पाएगा, तो भारत के किसानों को नुकसान होगा। तो उस हिसाब से अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स को ये उसके साथ हम ये मैच नहीं कर पाएंगे। सेकंड थिंग, ये कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री में। कैसे? ये आईपीआर, लेबर, एनवायरमेंट रिलेटेड रिफॉर्म्स लाओगे तो उस कारण से। तो मतलब सर्वे ने ये बताया कि अगर ज्वाइन करना है तो ये सारी समस्या है। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो मुंह पे ही बोलती है कि ज्वाइन मत करो, बिकॉज अपना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल अलग है और कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, राइट। अब तक जो भी मैंने कहानी बताई ये मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में कैसे परेशान कर सकती है। सवाल, एग्जामाइन द अपॉर्चुनिटीज एंड कंस्ट्रेंट फॉर इंडिया इन ज्वाइनिंग ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। भारत अगर ये जुड़ना चाहे तो क्या मजा आ सकता है और क्या समस्याएं हो सकती है। मजा क्या आ सकता है, अपॉर्चुनिटी क्या है। टीपीपी में 12 देश है, तो भारत उन सब में आसानी से अपने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकता है। सेकंड थिंग, आप वो वाला याद करो, मेक आउटसाइड इंडिया। सीएमएलवी कंट्री के अंदर यहां से कॉटन भेज दिया, उन्होंने जींस बनाया और फिर कहीं और एक्सपोर्ट कराओ। सेम वे यहां पर भी फिर अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम पेरू या मैक्सिको में कुछ अपना रॉ मटेरियल कंपोनेंट भेजे, फिर वो और प्रोसेस करके कनाडा, यूएसए के अंदर वो माल भेजे, राइट। सो दैट वे वी कैन मेक पेनिट्रेशन। तो इजी एंट्री अपने को मिल जाएगी अपनी गुड सर्विसेज दोनों को। ये अपॉर्चुनिटी तो है। कंस्ट्रेंट क्या है, इनके ये क्वालिटी नॉर्म्स, आईपीआर, लेबर लॉज, वो सब लागू करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट, अमेरिकन गुड्स पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो भारत के अंदर 0% ड्यूटी पे आप लाओगे तो भारत के किसानों को वो नुकसान कर सकता है, लोकल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उन सबको नुकसान कर सकता है। तो अपने सोशियो इकोनॉमिक गोल्स के साथ ये अलाइन नहीं कर पा रहा है। मतलब नंबर 2 और 3 क्या है, अपने कंस्ट्रेंट है। और अगर एंड रिजल्ट में आपको पूछा जाए व्हाट इज योर ओपिनियन, तो अपना ओपिनियन क्या होना चाहिए, वही जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का है, दैट वी शुड नॉट ज्वाइन दिस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक, तो जो नए चर्चा में और प्रमुख है, ट्रांस एटलांटिक वो देख लिया, ट्रांस पैसिफिक वो देख लिया, और यहां से भारत को क्या नुकसान हो सकता है वो बातें करी। अब इस तरफ आते हैं, आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। कितने लोग हैं यहाँ पर? आसियान ब्लॉक, उसके अंदर 10 देश हैं, वो सारे यस, एक प्लस आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर्स, ऐसे 6 लोग हैं। चीन, इंडिया, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब ये 10 जने प्लस 6 એટલે 16 पीपल बराबर। वो टीपीपी में कितने? 12 जने, यहाँ पे 16 जने। एमसीक्यू में कुछ पूछे जंबल अब तो याद रखेंगे हम। अब आरसीपी, वहां पर भारत को क्या मजा है, क्या होगा। इंडिया इज अ मेंबर, एज सच ये अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने बोल दिया है वी आर विलिंग टू बिकम द मेंबर। भारत ये ज्वाइन करेगा तो क्या अपने को कोई नुकसान होगा? जवाब है ना, नुकसान नहीं होगा। रीजन, एक तो यहाँ पर एनवायरमेंट और लेबर लॉ में ज्यादा रिफॉर्म करने की कोई जिद नहीं कर रहा है भाई। चाइना ने ये दिमाग की उपज है, और चाइना तो खुद ही ग्रॉस वायलेटर है, इट इज नॉट मेकिंग एनी कंपल्शन ऑन एनीबॉडी। सेकंड, हर एक देश को ये भी अनुमति दी जाएगी कि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग मेजर दे सकते हो। मतलब सब्सिडी उनको दो, बाहर से आने वाले माल पे आप अगर चाहो तो थोड़ा और ड्यूटी लगा सकते हो। सो यू आर गिवन जनरस एग्जेम्पशन टू प्रोटेक्ट योर लोकल इंडस्ट्री, यस। थर्ड थिंग, ये लागू करने के लिए टाइम टेबल वो भी एकदम लेनियंट है। आज कल के कल आपने सभी कुछ रिफॉर्म्स नहीं लेना है, कल के कल जब सभी इंपोर्ट पे 0% भी नहीं करना है, धीरे धीरे आप लगाओगे। तो इस कारण से मतलब ज्यादा कोई कंपल्सन नहीं है। सो इट इज आइडियल टू ज्वाइन सच ब्लॉक। भारत को फायदा ये होगा कि मेक आउटसाइड इंडिया के नाम पे हम ये एशियन वैल्यू एडेड चेन का हिस्सा बने और अपने एक्सपोर्ट को कुछ प्रमोशन हो जाए। तो हाँ, आरसीईपी ज्वाइन करना चाहिए, यस, वो तो बोल ही दिया है सरकार ने, हम ज्वाइन करेंगे। और उससे क्या फायदे होंगे या क्या अपने सामने कोई कंस्ट्रेंट है? नहीं है। फायदे क्या, वो हमने देख लिए। अब कुछ सवाल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आसियान एफटीए एंड आरसीईपी ऑन इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन एशिया। आसियान के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वो आगे की स्लाइड में बात आएगी। आरसीईपी क्या है हमने अभी देख लिया। ये दोनों का क्या महत्व है भारत के एशिया के अंदर आर्थिक इंटरेस्ट के अंदर, तो पॉइंट्स आप जोड़ सकते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट थिंग, टीपीपी एंड आरसीईपी, द मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना विल हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इलेबोरेट। मुझे गुस्सा आया और उस गुस्से में मैंने इस रिमोट को पटक दिया, तो मतलब दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ माई एंगर, राइट।
उसी प्रकार अमेरिका और चीन के बीच भी इकोनॉमिक राइवलरी स्पर्धा चल रही है, और उसका मैनिफेस्टेशन क्या आया कि अमेरिका वाले ट्रांस पैसिफिक और ट्रांस एटलांटिक के नाम पे कुछ गाड़ी दौड़ा है और चीन वाले उसको काउंटर करेंगे, अपने आरसीईपी की गाड़ी दौड़ा रहे हैं। तो आपने इस सवाल में चर्चा दो करनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग कि ये टीपीपी और आरसीईपी इन दोनों के बीच की इकोनॉमिक राइवलरी का मैनिफेस्टेशन कैसे, एक बात। एंड सेकंड, इन दोनों की लड़ाई में क्लैश ऑफ दिस टू टाइटन इट विल हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। भारत के फॉरेन ट्रेड को वो कैसे अच्छा करेगा, बुरा करेगा, इस पे बात करनी है। 200 शब्दों में वैसे भी कोई थीसिस लिखनी नहीं है, थोड़ा ऊपर मुद्दे आप जोड़ सकते हो और नीचे मैंने जो अब तक पॉइंट लिखा है 2-2 लाइन लिख लो, आप पास आराम से ये भी काम हो जाएगा। आगे क्या करना चाहिए, तो मतलब ट्रांस पैसिफिक ट्रांस एटलांटिक आरसीईपी में इशू हमने देख लिया। उसके अलावा भी ऐसे तो 400 से अधिक ट्रेड एग्रीमेंट आपस में अलग अलग देश और रीजनल ब्लॉक कुछ ना कुछ कर रहे हैं। भारत ने भी अग्रीमेंट में आगे बढ़ना चाहिए। आप देखो क्लास 12 का रिजल्ट आ जाए तो फिर हर एक जगह कॉलेज एडमिशन के लिए गुजरात और उसके बाद पहले से फॉर्म भर के रखने चाहिए, राइट। अदरवाइज ये 400 लोग आपस में सब कुछ कर ले और अपने को पता चले हम लोग रह गए देन। तो इस कारण से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दो बात करती है कि आप भी जाके अलग अलग देश और रीजन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट बनाओ और फोकस एक तो ऐसे देशों पे करो जहां पे अपने को पोटेंशियल मार्केट है, राइट, जहां पे हम अपना चीज बेच सकते हैं, और ऐसे देशों को भी फोकस करो जहां से हम लोग रॉ मटेरियल और कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए अब तक जितने भी साल थे तो भारत का एक ही प्रयोजन था कि जहां हम बेच सके माल वहां पर ही जाके एग्रीमेंट करना है। एफटीपी बोलता है वो तो करो, बट साइमल्टेनियसली जहां से रॉ मटेरियल लाना है उनके साथ भी कोई ना कोई एग्रीमेंट आप करो। ठीक, वापस जूम आउट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका करंट अकाउंट, और वहां पर ये गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई। टारगेट मैंने बताया $900 बिलियन, 3.5%। ट्रेड एग्रीमेंट उसका 5 स्टेज में एवोल्यूशन देख लिया, और फिर 3 जो बड़े रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट टीपीपी, ट्रांस एटलांटिक एंड आरसीईपी, वो एंगल देख लिए। अब थर्ड पिलर पे जाते हैं कि बराबर है एग्रीमेंट भी आपने साइन कर लिए, लेकिन असल में एक्सपोर्ट को बढ़ाओगे कैसे। स्ट्रेटेजीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट, दो चीज में बात करनी पड़ेगी। एक तो रीजन वाइज कि मैं अमेरिका में बढ़ाऊंगा तो ऐसे, यूरोप में ऐसे, राइट, जापान रशिया में ऐसे। एंड सेकंड प्रोडक्ट वाइज भी बात करनी पड़ेगी कि भाई इंजीनियरिंग गुड्स ऐसे बढ़ाएंगे, फार्मास्यूटिकल ऐसे, आईटी वाले इस प्रकार से। तो एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये रीजन वाइज क्या काम करना है वो चीजें हम देखेंगे। ठीक।